ऐसी पढ़ाई होता है सर? कहा ना मारा सर। तो पढ़ता सही से नहीं है। सर आप एक भी कंप्लीट वीडियो बनाए हैं? हाँ चला, कंप्लीट तो वीडियो नहीं बनाए हैं। तो एक कंप्लीट कोई चैप्टर पढ़ाइए ना सर। हाँ तो चला, आज से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वन शॉट, जो कि एकदम कंप्लीट। आपको इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरी नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट। हाँ तो जैसा कि अभी आपने सुना कि मैंने अभी एक कंप्लीट कोई भी चैप्टर का वीडियो नहीं बनाया था, तो आज से हम लोग कंटिन्यू मतलब हर एक चैप्टर का वन शॉट में आपको कंप्लीट वीडियो बना देंगे। और हाँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। और एक बहुत ही वीवीआई बात बताऊंगा जिससे आपको कैसे बोर्ड में स्कोर करना है 90+ मैथ और साइंस में, यह भी बात बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज हम लोग बहुत लंबा क्लास यानी पूरा एकदम कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको एकदम दावे के साथ कहते हैं कि आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको एकदम स्टोरी की जैसा आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि एकदम दिल पे पत्थर रख के बस लास्ट तक आप बने रहिए। मैं किस तरह से स्टोरी की जैसा आपको रिलेट करके समझाता हूं, यह आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, हम लोग को यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का डे टू डे लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए कि जितना भी अभी आज के समय में जो आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उनमें से ऑलमोस्ट चीज जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। यह बात आपको समझ में आ गया। इसका मतलब कि आप एक बात इमेजिन कीजिए कि अगर जो करंट को अपने लाइफ से हटा के देखिए, कितना चीजें आपको डिफिकल्ट में चल जाएगा और कितना चीजें स्टॉप हो जाएगा। तो आपको ये बात आपको मतलब महसूस कर रहे होंगे कि करंट जो है वो हमारा अब जो है ना लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, हम लोग इस बात को कह सकते हैं। लेकिन जब अब आपका दिमाग में यह बात चलता होगा कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, तो ये इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि ये आता कहां से, ये कैसा होता है, क्या होता है। तो हम लोग पूरा डिटेल से हम लोग एक एक कंसेप्ट को लेके चर्चा करेंगे। बस आप लास्ट तक वीडियो बने रहिए। तो देखिए, करंट का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट में जो एक पॉइंट आया चार्ज, यानी चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को फ्लो करेगा तब करंट प्रोड्यूस होगा, हम लोग ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब, अच्छा सबसे पहले हम लोग करंट के मतलब समझेंगे कि अगर जो कोई चीज फ्लो करता है तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं। जैसे अगर जो वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग वाटर करंट कहेंगे, यदि एयर फ्लो करेगा तो उसको हम लोग एयर करंट कहेंगे, और यहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो डिफिनेशन में आपको एक पॉइंट मिला होगा चार्ज। तो थोड़ा हम लोग चार्ज के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग करंट पे आएंगे। बस पॉइंट को आप रिलेट करते चलिए कि कौन कौन पॉइंट हम लोग कैसे कैसे रिलेट करके इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग जो है वो चार्ज को लेकर बात करेंगे। तो चार्ज का जो डिफिनेशन है उसको है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए मटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी ये डिफिनेशन आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। आप चाहे तो कॉपी पेन निकाल के और इसको लिखते चलिए, और नहीं तो अभी क्लास 10 में है तो यही डिफिनेशन लिखिएगा। मैं आप समझाता हूं चार्ज का डिफिनेशन। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एंट्रेंसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू ए चार्ज बॉडी कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज बॉडी। इसका मतलब चार्ज जो होता है वो किसी बॉडी में ये हिडन प्रॉपर्टीज होता है, जब हम लोग उसको रब करते हैं तब वो जो है ना वो मतलब वहां पे प्रकट होता है। इसका मतलब जैसे ये पेन है
तो जब इसको हम लोग रब करेंगे तब ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है और एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करता है, यानी ये पेन है तो ये चार्ज होगा तभी दूसरा चार्ज पेन पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो आशा है कि ये डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगर जो इसका टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लॉट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लॉट पे अब हम लोग बात करते हैं कि जो चार्ज का भी हम लोग डेफिनेशन पढ़े तो इसका थोड़ा और प्रॉपर्टीज को लेकर बात करते हैं। ऐसे आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको यदि आगे चल के आप IIT JEE की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको अभी से जानना जरूरी है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। तो देखिए इसको हम लोग डेफिनेशन प्रॉपर्टीज समझते हैं। प्रॉपर्टीज जो है, पहला प्रॉपर्टीज है कि लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इसका मतलब होता है कि अभी जो हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, यानी चार्ज 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो अगर जो पॉजिटिव हम लोग एक साथ रखते हैं, यानी 2 बॉडी लेके आए और दोनों पॉजिटिव है, तो वो जो है साथ में लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज, यानी यहां पे एक पॉजिटिव नेगेटिव रखे और एक यहां पे पॉजिटिव रखे, तो ये जो है ना इसको पास में लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी वो रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर भगाना चाहेगा और ये भी इसको इधर भगाना चाहेगा। और अनलाइक चार्ज यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो है, एक हैवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अदर अनचार्ज अ स्मॉल पार्टिकल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, यानी चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका मतलब है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जाता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज जो होता है जब डेवलप हो जाता है तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम होता है और इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन IT होता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखने वाला है जो कि आपको मतलब आगे पॉइंट को रिलेट करने में काम आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ए बॉडी इज सेड, देखिए ए बॉडी इज सेड टू हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज इट कंटेन, ठीक है। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को हम लोग कब कहेंगे, जब उसका 1 इलेक्ट्रॉन वो कंटेन करता है। चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी ये पॉइंट क्या कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, तो इस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और ये बॉडी पे हम लोग अभी पढ़े कि चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है हमारा, ये बॉडी है और इस पे हम चाहते हैं कि चार्ज को दें, इसको चार्ज करें। तो चार्ज करें तो इसका मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये चार्ज ट्रांसफर मतलब फंडामेंटली जो है, प्रैक्टिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पे जो चार्ज होता है 1.9 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि अगर जो हम लोग किसी भी बॉडी पे हम लोग चार्ज ले रहे हैं तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कितना चार्ज होगा, इतना। चलिए ये बात नहीं समझ में आया, अब इसको आप ऐसा समझिए। जैसे मान लीजिए कि सोडियम एक एटम है, तो एक न्यूट्रल एटम में जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है, जैसे 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन होता है। तो अभी देखिए ये न्यूट्रल है, यानी जितना चार्ज
जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ये अभी न्यूट्रल है। अगर जो हम लोग एक सोडियम एटम को हम लोग चार्ज करना चाहते हैं तो इसमें देखिए क्या करेंगे कि अगर जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, रिमूव कर लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 11 प्रोटॉन हो गया। तो देखिए इसमें वर्क किसको गया, इलेक्ट्रॉन का, तो ये बॉडी जो हो गया नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से बॉडी जो होता है वो चार्ज होता है, ये बात पता हो गया। या हम लोग इसको क्या किए कि इलेक्ट्रॉन को इस पे दे दिए, तो पर भी ये क्या हो गया, ये अच्छा सॉरी, अभी ये इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे नंबर किसका बढ़ गया, प्रोटॉन का, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और अगर जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग दे दिए तो किसका बढ़ गया, ये नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी कोई बॉडी चार्ज करने का मतलब कि हम लोग उस पर इलेक्ट्रॉन यदि देंगे लेंगे तो वो बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अच्छा अगर जो हम लोग किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो नेगेटिवली चार्ज होता है, और अगर जो उससे हटाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये जो हो गया Na और प्लस, अगर जो इलेक्ट्रॉन लिए तो Na प्लस, ठीक है। अच्छा उसी तरह से अगर जो ये बॉडी है इसको चार्ज करना चाहते हैं तो इसको क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसका मतलब इस पे जो है चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। आप कहेंगे कि नहीं इसको और चार्ज करना है, तो और एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन और दिए, तो ये तो हो गया 3.2 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। यानी कहने का मतलब कि किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो ये इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज होगा। तो इसका मतलब कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया कि हम लोग यानी 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 से तो 2 इलेक्ट्रॉन इसी के। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है तो हाफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं, जो कि सबसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी इसको डिवाइड किया गया है, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन देंगे इतना, यानी मिनिमम चार्ज आपको देना होगा किसी भी बॉडी पे, तो आपको इतना चार्ज देना होगा। तो इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्यू, किसी भी बॉडी पर अगर जो चार्ज डेवलप करना चाहते हैं तो वो होगा प्लस माइनस एन ई, यानी एन जो हो गया वो क्या हो गया 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी एक इलेक्ट्रॉन 0 कुछ नहीं दीजिए तो मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा। तो आशा है कि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ, जो कि कूलम्ब्स लॉ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। इसमें हम लोग करते क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ जो कहता है वो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे अभी मैंने बता रहा था कि वो रिपेल करता है और अट्रैक्ट करता है। तो मतलब कि दो चार्ज आया तो वो फोर्स लगाया, यानी रिपेल करने के लिए फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करने के लिए भी फोर्स लगाएगा, तो वो कितना फोर्स लगाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट होता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी Q1 और Q2। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इसको हम ऐसे समझते हैं कि दो चार्ज है और एक का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस Q1 है और दूसरा का जो मैग्नीट्यूड है वो भी प्लस Q2 है। अब देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो ये आपको इधर इस पे फोर्स लगाएंगे इसके वजह से, और ये इधर, तो ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी जितना मैग्नीट्यूड होगा ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और दूसरा जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, यही दो स्टेटमेंट है। देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, magnitude of electric force between two charge is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to a square of distance between two charge। यही उन्होंने दो स्टेटमेंट दिया जिसको हम लोग मतलब इक्वेशन के फॉर्म में आपको मैंने लिख के दिखा दिया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक और दो से हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू में Q2 और बाई में R स्क्वायर।
अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो इनवर्सली में ही चल रहा है, तो इनवर्सली साइन हटाने के यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, सॉरी इनवर्सली नहीं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं, और यहां पे जो कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे वो के यूज करेंगे। यानी यहां के बाद से हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हैं, तो इसके बदले में के Q1 Q2 और बाई में आर स्क्वायर। और अब आपका दिमाग में बात आ रहा होगा कि देखिए दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। लेकिन तो देखिए यहां पे दोनों चार्ज आ गया और उसके बीच का डिस्टेंस आ गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि के, तो के का जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है, ये 9 इंटू 10 पे पावर 9 होता है। तो ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग समझे कि दो चार्ज के बीच का फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात को हम लोग समझे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट इस पे दो क्वेश्चन है जो कि आपको बना के लाना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो गया, ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं, और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग समझते हैं। इसमें मैं आपको एक पेज ऐड करके समझाता हूं। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों पॉइंट समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये प्लस क्यू एक चार्ज है, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि यहां पे रखा हुआ है, ये आराम से इस पॉइंट पर रखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको दूसरा चार्ज जो है वो Q नॉट है, प्लस Q नॉट इसका, ठीक है, Q नॉट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसका एक नाम है टेस्ट चार्ज, ठीक है। Q नॉट को हम लोग टेस्ट चार्ज करते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब होता है कि यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि इसका जो है मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, ठीक है। यानी टेस्ट चार्ज है जो कि 1 कूलम अपने साथ चार्ज लेकर चलता है। और ये प्लस क्यू चार्ज बड़ा वाला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर जो चार्ज का ऐसा यूनिट अभी समझे कि कूलम होता है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि ये अगर जो 100 कूलम है तो ये 1 कूलम है। बस यही चीज आप कंपेयर करिए, माइंड में आप इस बात को समझ सकते हो। चलिए अब यहां के बाद से हम लोग इसको इधर लेकर चलते हैं, इधर इसको खिसकाना शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे। और ये मान के चलिए ना कि ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है वो इंफिनिटी पे है, ठीक है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अब क्या है कि बस सारा चीज इसी में समझ जाइएगा, थोड़ा पैसेंस रखिए। इस चार्ज को उठा के इधर लेके चला रहे हैं, तो जैसे यहां पे इसके द्वारा फोर्स तो नहीं लगा, चूंकि देखिए पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा। तो अगर जो कोई भी चार्ज से अभी समझे कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और स्क्वायर का, यानी इनवर्सली अगर जो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज घटेगा, यानी फोर्स घटेगा। तो अगर जो ये इनफाइनाइट पे है तो इसके बीच में अभी फोर्स बिल्कुल नहीं होगा, जीरो भी हो सकता है। अब जैसे जैसे इसको डिस्टेंस हम लोग घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो अगर जो मान ले जाए कि हम लोग किसी समय इसको इस पॉइंट पे प्लस क्यू नॉट चार्ज को लेकर आ गए, इसको इन्फिनाइट से लेकर चलते आ रहे हैं और इस पॉइंट पर लेकर चल रहा है। जैसे ही इस पॉइंट पे आए तो इस पे एक फोर्स लगने लगा, ठीक है। तो हम लोग समझे कि अच्छा यहां तक लाए तो इस पे इसको रिपेल करने लगा, इसका मतलब कि यहां पे कोई चार्ज हुआ है जो कि अपने साथ बड़ा मैग्नीट्यूड को रखता है, जो कि अब इसको धक्का देने लगता है। तो देखिए यहीं पे क्यों इस पे फोर्स हो गया, तो इसका मतलब कि इसके द्वारा यहां तक ये जो है ना ये कैपेसिटी रखता है कि यहीं तक ये फोर्स लगा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा तो उतना ज्यादा ये फोर्स होता है, ये दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ना इसका
एक निश्चित एरिया है जिसमें अगर जो दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा, और ये उसका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा वो चारों तरफ एरिया रखेगा, जिसमें अनदर चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सर्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे कि यहां तक ये है, तो इसका मतलब समझिए कि ये इतना, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऐसे करके चारों तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है, ताकि पता चले। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये हाइपोथेटिकल लाइन है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए हम लोग जो चार्ज रखा हुआ है उसको चारों तरफ हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए, और लाइन से ये पता चल गया कि यहां तक इसका जो है ना वो रेंज है जिसमें दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सर्ट कर देगा। ठीक है, इसको कहते हैं, देखिए जहां तक इसको टेंडेंसी है यहां तक के, इसको कहेंगे कि इसका यहां तक फील्ड फैला हुआ है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो हाइपोथेटिकल, जैसा ऐसा नहीं कि ये पेन है और ये चार्ज हो गया तो पता चल गया कि यहां तक इसका दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लाइन ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। ये ऐसा लाइन होता नहीं है, ये हम लोग को दिमाग का उपज है, ये हाइपोथेटिकल लाइन है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। अब देखिए, अगर जो हम लोग किसी चार्ज को इंफिनिटी से अब यहां पे ये जो है ना पॉइंट ए पर लेके आए, ठीक है, यहां लाए फोर्स, तैयो इस पे काम करते गए, तैयो फोर्स लगाते गए, तो लगाते गए ए पॉइंट पर लाए, तो देखिए यहां के बाद इसको जब यहां लाना चाह रहे हैं तो इस पे क्या करना होगा, ये फोर्स लगेगा, तैयो पकड़ ले रहना होगा, इसका मतलब इस पे वर्क डन करेंगे। तो अगर जो इंफिनिटी से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेके आते हैं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर जो ए पॉइंट से अब हम लोग पकड़ के लेके चला है और ए से अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बी पर लेकर जाते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर लेकर जाते हैं, तो देखिए यहां का आपको फोर्स और यहां का फोर्स अलग अलग होगा, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिलेट करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं बच्चों, तो देखिए कह रहा है कि इट इज रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। अभी बताए कि ये चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का रीजन है जिसमें क्या होता है कि इन विच अनदर चार्ज इज प्लेस्ड, इट फील द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो जैसे उधर से देखिए, उधर से चार्ज लेके आए तो ये देखिए इधर से चार्ज लेके आए तो यहां जैसी लाए फील होने लगा ना कि यहां पे चार्ज है, तो इसका मतलब यहां तक इसका फील्ड फैला हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, यानी हाँ, तो ये चीज है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको समझाया कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब कि देखिए आप यहां पे चीजों को समझिए कि यहां पे क्या समझिए कि देखिए इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि यहां से इसका फील्ड महसूस होने लगा, फिर भी इसको लेकर आगे बढ़े। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो हम लोग समझते हैं, वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इसके बारे में इतना पॉइंट है, तो पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। आप डिफिनेशन तो समझ गए होंगे कि देखिए कह रहा कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट समझ गया कि जैसे मान ली कि ए से बी तक लेके जाए और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कहानी हो रहा। 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज, यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट जो होता है बच्चों वो वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है।
अब देखिए 1 वोल्ट का यहां पे आपको डेफिनेशन है कि 1 वोल्ट हम लोग कब कहेंगे। तो 1 वोल्ट कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, यानी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहा जाएगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another, ठीक है, 1 point to another, उस समय हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे किया जाए, यानी कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है वोल्टमीटर। ये आप इसको याद रखिएगा बच्चों कि इसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। अब कह रहा है कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, आगे चल के हम लोग रेजिस्टेंस को लेकर बात करेंगे, वो हाई होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, वोल्टेज इज अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम लोग अपनी घर में जो बात करते हैं वोल्टेज वगैरह को, तो वो कुछ और नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां तक के बात को आप समझ चुके हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है कि इसका डेफिनेशन जो दिया हुआ कि इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पावर, इसका मतलब V इज इक्वल टू जो होता है वो W अपॉन Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वर्क डन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी, ये 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन Q। W क्या है, तो यहां पे जो W है बच्चों वो उसको वर्क डन कहेंगे, वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो Fs cos थीटा। Q जो है, Q क्या है, वो चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है, तो ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा। और V को तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये वोल्ट है जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये बात आपको मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इतना पॉइंट समझने के बाद फिर से रिटर्निंग आते हैं अपना करंट पे, यानी अब हम लोग करंट को लेकर बात कर सकते हैं। यानी चार्ज के मतलब आप समझ चुके हैं कि चार्ज के मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसी पे सबसे मिनिमम चार्ज होता है, यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज करना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले लो या इलेक्ट्रॉन दे दो, और एक इलेक्ट्रॉन लोगे तो इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेके चार्ज जाओगे। इसका मतलब क्लियर हो गया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन यदि मूव करेगा तो करंट पैदा होगा, एकदम फाइनल डिसीजन आपको ये हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन यदि मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, करंट पैदा होगा। इसका मतलब फिर यहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कहने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो करेगा तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज मेजर्ड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इज यूनिट टाइम, यानी अगर जो हम लोग करंट का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो आप करंट का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो करंट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, Q मतलब चार्ज, वही यहां पे लिखा हुआ है कि कंडक्टर इन यूनिट टाइम, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग अगर जो करंट को लेकर बात करें तो इसका SI यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, चूंकि SI यूनिट आपको समझना जरूरी है। SI यूनिट मतलब इसको किस चीज में मेजर किया जाए, तो उसको हम लोग एम्पियर कह के बात करेंगे कि इतना एम्पियर करंट जाएगा, 10 एम्पियर 20 एम्पियर। ठीक है, अब इसका मतलब आप एकदम समझ में आ गया होगा कि अभी हम लोग समझे कि 1I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। अब यहां पे 1 एम्पियर कह रहा है, इसका मतलब कि यहां पे करंट के जगह 1 एम्पियर रखेंगे और इसको क्या रखेंगे, चार्ज की जगह 1 कूलम चार्ज और टाइम की जगह 1 सेकेंड। तो अब हम लोग यहां पर डेफिनेशन दे रहे हैं कि 1 एम्पियर कहते किसको है, तो 1 कूलम चार्ज, अगर जो 1 सेकेंड में कितना मतलब कूलम 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो देखिए व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज
फ्लो यानी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में मतलब फ्लो करेगा 1 कूलम चार्ज, तो उसी समय हम लोग बोलेंगे कि ये 1 एम्पियर होता है। यानी 1 एम्पियर को कभी कभी डिफिनेशन आपको लिखने को आ जाएगा, तो आप यही लिखिएगा कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। 1 कूलम चार्ज जो है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग कहने का मतलब ये वायर है और ये इसका जो एरिया आप काट के देखते हैं वायर को, तो इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आशा है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर इन 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में जितना क्रॉस करेगा तो उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जो करंट को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आमीटर। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है क्या? आमीटर। ठीक है, तो यहां तक के आप पॉइंट रिलेट कर पा रहे होंगे और चीजों को खूब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब कि हम लोग तो ये बात समझे भा कि करंट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब करंट पैदा होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे फ्लो करवाए कंटिन्यूअसली, ताकि हमको कंटिन्यूअसली आपको करंट मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे मान ले जाए कि ये वायर है, ये बल्ब है। अब बल्ब में इसको हम लोग वायर से ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं और यहां बैटरी लगा देते हैं, ये अब प्लस और ये माइनस। तो ये बैटरी का काम जो है ना वो करंट इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना जो है इलेक्ट्रॉन जो है, यानी हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कंटिन्यूअस इस तरह से बैटरी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो वही पॉइंट है जो कि यहाँ पे डबल हो गया है। अब हम लोग अगर जो देखिए यहाँ पे लिखा होगा सिंपलेस्ट वे मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बैटरी का क्या काम है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है। यानी देखिए जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब है, ऐसे करके ये बल्ब लगा हुआ, तो ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। तो इधर से देखिए इलेक्ट्रॉन को ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो खींच के लाएगा, फिर ये खींच के लाएगा तो फिर क्या करेगा, या इधर से ऐसे खींच के फिर ऐसे घुमा देगा ऐसे करके। तो ये चीज होता है, तो वही कर रहा है, मेंटेन करता है कौन? तो सेल और बैटरी, यानी बैटरी का काम है। अब हमारा दिमाग में एक बात चलता है कि जैसे हम लोग मान ली जाए कि बल्ब ऐसे किए तो ऐसे ऐसे करके डायरेक्शन देंगे, तो इसका मतलब करंट के पास में डायरेक्शन है। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट जो था बच्चों वो ये था कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। देखिए यहां पे करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब कि स्केलर मतलब हम लोग समझे कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। और लेकिन यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे जब आए तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो है ना, ये जो है हम लोग डायरेक्शन को लेकर बात करेंगे। तो हाँ, यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी रहते हुए भी इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। लेकिन आपको यानी आपको ये आप दिमाग में ये चल रहा होगा तो सर ये तो वेक्टर हो गया, यानी करंट तो रहा नहीं। तो नहीं, वेक्टर होने के लिए एक और कंडीशन होता है कि वो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये स्केलर है। ऐसे इसको एक अलग क्वांटिटी मतलब रखा गया है जिसको नाम है टेंसर, लेकिन हम लोग को अभी यहां नहीं पढ़ना है, इसीलिए इसको अभी चुपचाप रखे हुए हैं। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूं। चलिए, तो अब हम लोग डायरेक्शन को लेकर बात करेंगे, तो इसका मतलब समझ गया कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है। तो डायरेक्शन की बात करें तो देखिए जैसे ये वायर है तो इसमें हम लोग एरो दे देंगे और बोलेंगे ये 1 एम्पियर जो है ना करंट इधर जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन को बात लेकर करें तो डायरेक्शन जो होता है वो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इधर जा रहा है सब इलेक्ट्रॉन जितना भी है इस डायरेक्शन में, तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को डायरेक्शन माना जाएगा। और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। कन्वेंशनल कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा मानते आए हैं लोग, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसी होता है,
ऐसा लोग मानते आए हैं, इसलिए हम लोग भी मान लिए, इसीलिए कन्वेंशनल इसको बोला जाता है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा देखिए, एक आप ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट या अलोंग पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उधर करंट होगा, यही बात यहां पे लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये जो है कि हाउ द करंट फ्लोज इन ए वायर, यानी जो आप वायर घर में लगा देते हो मेरा दोस्त, वो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, ये चीज यहां पे समझना है। तो अब यहां पे आप इसको समझिए। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका वायर है, ठीक है, ये आप मार्केट से वायर लेकर चले आए, ये वायर लेकर चले आए। देखिए मैंने इसको जानबूझ के इतना बड़ा बनाया हूं। जब वायर लेके चले आए तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रैंडमली होगा, कोई इधर मूव करते रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कोई इधर मूव कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, ये जिगजैग मोशन करते रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, लेकिन जो लेके आए मार्केट से उसमें इलेक्ट्रॉन सब बैठा हुआ है, लेकिन उसका एक डायरेक्शन में मूविंग नहीं है। ये बात आप समझिए कि एक डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है, रैंडमली। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट जो है वो करंट मिलेगा। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। वायर में इलेक्ट्रॉन है लेकिन रैंडमली मूव कर रहा है। अब हम लोग क्या कहें कि इसमें हम लोग को अब चाहिए, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इधर तो करंट मिला, लेकिन छोटा स्केल पे, तो छोटा स्केल पे चाहिए नहीं। हम लोग का टारगेट कि इसको एक डायरेक्शन में मूव करे ताकि हमको उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगा और एक लार्ज स्केल पे करंट मिलेगा ताकि हम लोग उसको यूज कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जैसे ये जो है ना, ये वायर को, वायर में अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे एक बैटरी, ऐसे करके इसको बैटरी दिखा देंगे, ठीक है। और बैटरी को ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा देंगे और ये नेगेटिव, दो टर्मिनल। तो देखिए ये क्या होगा कि ये जो है ना से जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव देखेगा तो इसके पास दौड़ के चला आएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन उधर इधर मूव कर रहा था वो अब सब एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये ऐसे आएगा और फिर ये ज्यादा होगा तो इधर ऐसे करके फ्लो करते ये मतलब कंटिन्यूअसली मूव करने लगेगा। तो इस तरह से कोई भी वायर में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। और वो मूवमेंट का रीजन क्या है, तो बैटरी, यानी बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो आशा है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, तो हम लोग इसमें क्या किए कि ऐसे करके और ये बैटरी लगा दिए, फिर यहां से आगे बढ़े तो ये स्विच लगा दिए, फिर ये आगे बढ़े तो और कुछ लगा दिए, यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिए, एक और बल्ब ऐसे। तो अच्छा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि जैसे मान ले कि ये बल्ब है तो बल्ब से ऐसे टर्मिनल फिर ये घूम के, यानी बीच में हल्का भी ऐसे ऐसे रहेगा तो ये क्लोज रहेगा। जैसे मान ले कि यहां से हटा दिए तो ये अगर जो ये टूट गया तो ये पूरा फंक्शन करना बंद हो जाएगा। इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं कि ये पूरा कंटिन्यूअसली ये क्लोज रहे। और अच्छा, अब ये कोई भी अप्लायंसेज जो है वो कंटिन्यूअसली काम करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं। यानी स्विच लगा दिए, आर्मीटर लगा दिए, बैटरी लगा दिए, बल्ब लगा दिए और डिवाइस लगा दिए और सब एक सर्किट में ऐसे हम लोग करके ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे देखिए आपको वायर है, ये लाइट बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ये बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये लाइट बल्ब लगा हुआ है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअसली कंडक्टिंग पाथ जो होता है कंटिन्यूअसली, यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए, बीच में कहीं भी छूटा रहेगा तो करंट पास नहीं करेगा।
ये बात आपको आ गया होगा समझ में कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका कुछ सिंबल है बच्चों जिसको आपको याद रखना होगा कि इसको हम लोग सेल कहेंगे, यानी सेल आपको ऐसे रहेगा, ये बैटरी और 2 सेल का होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर जो आप ये पूरा चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, द ऑनर्स भाई सत्यम सर, वहां पर आपको ये अपलोड कर दिया जाता है, वहां से चीजों को आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पहला जो है ओम्स लॉ आ गया। अब आपका दिमाग में बात चल रहा होगा कि हौच-पौच हो गया कि सर आप करवा क्या रहे थे और अचानक हो क्या गया, ये अब ओम्स लॉ कहां से टपक गया, ये अब क्या कहता है, इसके बारे में अब हम लोग कहते हैं। तो देखिए, यानी ओम्स लॉ, यानी ओम जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। ओम जो है वो क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, जो ये बताता है कि जैसे अभी समझे कि बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन को बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। जैसे हम लोग चाचा भतीजा मौसा मौसी ये सब रिलेशन होता है ना, तो ये रिलेशन का नाम देके, जैसे मान ली जाए कि 2 हस्बैंड वाइफ होता है, तो ये रिलेशन से ये क्लियर होता है कि ये दोनों के बीच में कितना गहरा संबंध है। तो यही रिलेशन ये ओम साहब बताते हैं कि ये दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है। क्लियर? तो ये बात देखिए, वही बात लिखा है, ओम्स लॉ गिवन रिलेशनशिप में रहने को बताते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन में रिलेशनशिप को लेकर बात करते हैं। अब क्या बोलते हैं कि रिलेशनशिप कैसा है, तो इनका स्टेटमेंट है, यानी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने एक लॉ बना दिया कि हाँ यही चीज फिक्स है, ऐसे ही होता है, इसके अलावे और कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है, तो ये होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वी के। यानी अगर जो करंट बढ़ाना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बढ़ाना होगा। अगर इसको हम लोग दूसरे शब्द में लिख सकते हैं तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, V जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। ठीक है, अब इसको मतलब मैथमेटिकली के लैंग्वेज में टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पे अगर जो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे R, और यहां पे I तो फिक्स है। तो अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि ये R कहां से टपक गया सर, तो हां R बहुत आपके लिए वैल्यूएबल मेहमान टपका है, जिसको आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो यहां पे V को तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि V क्या है, I तो जान रहे हैं, R जो हो गया बच्चों ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम है रेजिस्टेंस, और जो कि क्या है, कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट के रूप में आया है। ये जो मेहमान आया है वो कांस्टेंट के रूप में आया है, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अब आपका दिमाग में आता है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, द रेशियो ऑफ potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is called quantity is called resistance। यानी अभी जो हम लोग देखें कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R जो होगा वो क्या होगा, V अपॉन आई, यानी आपको यही बात, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और किसका, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज कांस्टेंट, यानी रेशियो जो होता है V और I का वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसका नाम ही क्या है, रेजिस्टेंस। यही कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और वो क्या होता है कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर जो I इज इक्वल टू यहां से लिखेंगे, I इज इक्वल टू लिखेंगे तो V अपॉन क्या होगा R, यानी यहां से करंट की बात करें तो करंट जो हो गया वो डायरेक्टली, यानी I जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, V का, अभी भी देखे थे। और करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी देखिए रेजिस्टेंस नीचे आया है तो नीचे वाला अगर जो बड़ा होगा तो देखिए जैसे मान ली कि 4 है, अब 4 को 1 से डिवाइड दिए तो 4 आया, 4 को अगर जो 2 से डिवाइड दिए तो 2 आया, तो देखिए 4 से 2 आ गया कि नहीं, यानी नीचे जो है बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, यानी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है, लेकिन करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करेगा, यानी करंट आप ज्यादा चाहते हैं तो रेजिस्टेंस आप उस कंडक्टर में कम रखना होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जो इसके बारे में कुछ रिलेशन है जिसको आपको याद रखना होगा, न्यूमेरिकल बनाने में ये थोड़ा काम आने वाला पॉइंट है जिसको आप रिलेट कर सकते हो। क्या है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, यानी उसको डबल कर देंगे तो करंट जो है वो ऑल्सो डबल हो जाएगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस यदि हाफ कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा। द रेजिस्टेंस जो है डबल, द करंट गेट हाफ, रेजिस्टेंस यदि डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा। इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ तो करंट जो है वो डबल हो जाएगा। ये पॉइंट खाली याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस जिसको आप अभी पढ़ते आ रहे थे उसी के बारे में अब यहां पे लिखा हुआ है, जो रेजिस्टेंस रटते आ रहे थे तो ये क्या है उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू बीच अपोज फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अभी देखे थे कि करंट को ये कम करने का काम करता है, यानी इसमें जिसमें ये ज्यादा रहेगा तो वो कम करेगा। तो ये आया कहां से, तो ये मटेरियल का ही, कंडक्टर का ही प्रॉपर्टीज होता है जो कि उसको करंट को अपोज करता है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, तो ये सब इसी का प्रॉपर्टीज होता है। यानी अब हम लोग चाहेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा उसी को हम लोग करंट में यूज करेंगे, तो सबसे एल्युमिनियम और कॉपर हम लोग यूज करेंगे। सिल्वर का सबसे ज्यादा है, लेकिन सिल्वर ये जो है ना कॉस्टली है। अब रेजिस्टेंस को ये बात समझिए डेफिनेशन, तो आप कह रहे हैं द रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, यानी लेंथ डिपेंड करता है, थिकनेस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। करंट का ऐसा यूनिट जो होता है ओम होता है, और ओम को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। इसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ओमेगा पढ़ेंगे। द ऐसा यूनिट, ठीक है। 1 ओम क्या कहेंगे, तो देखिए अब इसको डिफाइन कीजिए कि V इज इक्वल टू, यानी V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू यहां से लिखेंगे तो V अपॉन आई, तो यानी इसको 1 ओम करना है, तो इसको 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा 1 वोल्ट और अपॉन 1 एम्पियर। तो वही यहां पे डिफिनेशन लिखा हुआ है जिसको आप देख सकते हो, कभी कभी 1 ओम पूछता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ये देखिए, कह रहा है कि 1 ओम के डिफिनेशन है कि 1 ओम इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और इज अप्लाइड टू इट्स करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, यानी करंट उस समय 1 वोल्ट होगा और करंट उसमें कितना फ्लो करेगा 1 एम्पियर, उसी को हम लोग कहेंगे 1 ओम। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे, तो अभी आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, ये 3-4 बात पे जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, इन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और जो कि आपका ये बहुत ही खूबसूरत चीज जो है वो आपका रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी से आपको प्यार करना चाहिए,
क्योंकि ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त यूज होने वाला है। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त यूज होने वाला है। इसको आप एकदम आराम से देखिए कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आप 1 मिनट के लिए इसको पढ़िए, फिर मैं इसके ऊपर आता हूं। चलिए, सब चीज ओके है। देखिए, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कोई कंडक्टर है, ऐसा करके ये ड्रॉ कर दिए और इसका ये लेंथ है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। लेंथ बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, दूसरा जो है रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं ये, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी R जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर जो हम लोग इस दोनों को मिलाते हैं तो देखिए, हम लोग इसको इक्वेशन 1 कह दिए और इसको इक्वेशन 2 कह दिए, और यहां पे मैं लिखता हूं कि फ्रॉम, देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R जो है वो प्रोपोर्शनलिटी हो गया L/A का, L/A एक साथ लिखेंगे तो ये, अब ये जो है ना, ये आपको इसको हटाना है प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत कांस्टेंट टर्म है, और जिसको हम लोग यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि R जो है इक्वल होगा, और यहां इसको रो, कांस्टेंट टर्म रो L/A, यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट है जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट किए हैं। ये रो है, और इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यही जो है वो रेजिस्टिविटी है। यानी अगर जो रो हम लोग निकालना चाहेंगे तो रो L, तो इसका मतलब RA/L हो जाएगा, यानी इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये बात बहुत अच्छा से समझ में आ गया। तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको रिलेट करते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रॉड सब्सटेंस व्हेन 1 मीटर लॉन्ग और 1 स्क्वायर। देखिए, जैसे अभी हम लोग समझे थे कि R जो है R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो यहां से देखिए, अगर जो हम लोग ये बात को समझिएगा कि L जो है L 1 मीटर कर दे, 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 कर दे, तो देखिए R जो हो गया वो क्या हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। R जो है रो के इक्वल हो गया नहीं। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो है कोई अलग चीज नहीं है। जब कोई कंडक्टर जो है वो 1 मीटर लेंथ का होगा और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, और उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। अब इसका ऐसा यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। जैसे देखिए, अगर जो यहां से रो निकालना चाहेंगे तो रो जो हो गया RA/L, तो देखिए इसका ओम हो गया और इसका मीटर स्क्वायर हो गया और इसका मीटर हो गया, तो 1 मीटर से 1 मीटर यानी ओम मीटर, यानी इसका ये रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। आपका रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड इट्स लेंथ, थिकनेस, और इट्स डिपेंड्स नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। इस बातों पर यह डिपेंड करता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो बच्चों अभी रेजिस्टेंस पढ़े और सिंबल में आप देखे होंगे कि जैसे ये बार है, तो इसको हम लोग ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, यानी इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, इसको R3 अगर जो करंट ऐसे जा रहा है। तो अब इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे, इसका ओम जैसे मान लीजिए कि 1 ओम 2 ओम,
तो इसको ऐड करने का दो तरीका है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इस दो तरीके से, ठीक है, जैसे ऐसे रहे या कहीं पे ऐसे करके, और ये ऐसे, फिर एक वायर ऐसे जाए, फिर यहां से ऐसे, ये वायर ऐसे, तो इस तरह से हम लोग को अलग अलग तरीके से, या एक ही में रहे या यहां से ऐसे रहे, तो हम लोग दो तरीके से है, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि सीरीज किसको कहेंगे और पैरेलल किसको कहेंगे। ठीक है, तो पहला है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अगर जो देखिए एक वायर है और ऐसे ये R1 और ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है, और ऐसे मतलब एक वायर में इस तरह से R1 R2 R3 R4, और यहां से इसको ऐसे करके बैटरी लगा दिए, ये आपका बैटरी है। ठीक है, ये प्लस हो गया, ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज। इस तरह से कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी दिखेगा तो इसको बोलेंगे सीरीज, जो एक लाइन में रहे, यानी V आपको मिले तो ऐसे करके मिलेगा। इसका मतलब कि अगर जो इसमें हम लोग R इक्विवेलेंट यानी सबको एक साथ ऐड करना चाहेंगे तो R1 प्लस में R2 डॉट 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 जितना R रहेगा और सीरीज में रहेगा, तो इसको एकदम सिंपल तरीके से जैसे आप ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पैरेलल। तो पैरेलल में बच्चों क्या रहेगा कि ऐसे करके, और ये, ठीक है, फिर यहां पे और फिर एक और रहेगा, मतलब इस तरह से, फिर ऐसे कॉम्बिनेशन, और यहां पे आपको बैटरी ऐसे करके रखा हुआ। प्रूफ दैट नहीं पूछता है इसलिए प्रूफ नहीं, बस ये याद रखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल। जितना भी रहेगा तो ऐसे पैरेलल में रहेगा, और इसको ऐड करने का तरीका, यदि R इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में R1, बस रेसिप्रोकल करके इसको क्या करते चलिए, ऐड करते चलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको पैरेलल में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको मजा आ रहा होगा, और मैंने बिना बकवास किए हुए मैंने एक एक पॉइंट को रिलेट किया और चीजों को खूब अच्छे से समझाया। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा और टोटल पॉइंट आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब यहां पे डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने घर में वायर जो देखते हैं, तो आपको आप बाहर जो है ना, घर के बाहर पोल देखते होंगे, तो पोल पे से हम लोग दो वायर लाते हैं, एक को बोलते हैं लाइव वायर और दूसरा को न्यूट्रल। और उसके साथ साथ अगर जो देखिए आप अपने घर में स्विच देखे होंगे तो उसमें तीन रहता है, तीन गो देखिएगा स्विच जो है, तो एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग होता है। तो यहीं पे देखिए, तो अर्थिंग जो लेते हैं वो घर में से ले लेते हैं, और दो पोल पे से जो दो वायर लाते हैं, तो एक वो लाइव करते हैं, एक वो न्यूट्रल। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह से तीन वायर के है, एक अर्थिंग है, एक लाइव वायर हो गया और एक न्यूट्रल। फिर इसको जैसे ये क्या होता है ना कि अपने घर से लेकर चलते हैं, तो ये डायरेक्ट हम जहां पे लोड देते हैं वहीं पर कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे दो वायर लेके आते हैं, तो वो जो है हमारा पहला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी फ्यूज से कनेक्ट होता है, यानी फ्यूज में दे देते हैं। चूंकि देखिए ये घर है, और घर में यदि किसी तरह से दिक्कत होगा तो पोल पे से थोड़ी लाइन काटने जाएंगे, हम आएंगे यहाँ पे अपना जो घर के पास लगा हुआ है, तो ये फ्यूज को गिराने आएंगे। फ्यूज के बाद जो मीटर है, क्योंकि बिल भी तो देना है, यूज करेंगे, तो वो मीटर में आएगा, और मीटर से फिर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग, यानी घर के बाहर में देखिएगा कि बहुत सारा आपको एमसीबी इस तरह से दिया हुआ है, उसमें जाएगा, और उससे फिर सब जो है जितना आप जगह पे घर में ले जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। इस तरह से डोमेस्टिक सर्किट हम लोग कंप्लीट किए। देखिए अब इसको जो है डोमेस्टिक वायरिंग जो है वो सीरीज में करते हैं और पैरेलल में करते हैं। तो ये सीरीज और पैरेलल में करने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज,
तो सीरीज में यदि करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर जो इन सीरीज वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेज ऑल्सो स्टॉप। यानी अगर जो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज में करने का क्या होता है कि इसको हम लोग सीरीज कहते हैं, तो एक काम करना बंद तो जितना भी अप्लायंसेज है वो घर का टोटल काम करना बंद कर देगा। यानी एक खराब हो गया तो टोटल आपको काम नहीं करेगा। सीरीज में और दिक्कत है, ऑल इलेक्ट्रिकल लैंप्स हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू दे कैन नॉट बी टर्न ऑफ सेपरेटली। यानी जो सीरीज में यदि कनेक्ट करते हैं तो सबका एक स्विच से कनेक्ट करना होगा। यानी यहां अगर जो स्विच लगा दिए तो यहां क्लोज किए तो सब अप्लायंसेज बंद हो गया, और आप चाहते हो कि किसी एक को करूं तो सेपरेटली आप उसको ऑफ और या ऑन नहीं कर सकते हो। सीरीज का ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। दूसरा, सीरीज में करते हैं तो जो वोल्टेज जो देते हैं वो सबको मतलब इक्वल नहीं मिल पाता है, यानी सेम वोल्टेज नहीं, इसलिए ये अलग हो जाता है। फिर क्या है, अप्लायंसेस ओवर रेजिस्टेंस जो है सर्किट इंक्रीज हो जाता है, यानी सबको एक साथ जो है रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा सीरीज में तो ज्यादा हो जाएगा। अब इसका हम लोग एडवांटेज पढ़ते हैं अगर जो पैरेलल में, तो पैरेलल का एडवांटेज है कि अगर जो एक अप्लायंसेज खराब हो गया, क्योंकि आपको देखिए इस तरह से अप्लायंसेज हो गया तो ये खराब हो गया तो यहां से ये क्रॉस करके जाएगा, इससे कोई मतलब, तो ये फायदा हो गया कि मतलब नॉर्मली दूसरा काम करते रहा। फिर कहा कि पैरेलल में इलेक्ट्रिक ऑन स्विच, यानी अपना अपना स्विच होता है इंडिपेंडेंटली, जिसको आप चाहते हो तो बंद कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये बल्ब पंखा बंद करना चाहेंगे तो खट से पंखा बंद कर देंगे, लेकिन बल्ब हमारा काम करते रहेगा। और इसमें वोल्टेज जो है वो सबको सेम मिल जाएगा, यानी सेम वोल्टेज मिल जाएगा। फिर पैरेलल जो हो गया, इलेक्ट्रिकल एब्सेंस ओवर रेजिस्टेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका ये जाएगा तो इसी का रेजिस्टेंस, इसका जाएगा तो इसी का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पावर हम लोग बात करते हैं। किसको बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर, जो कि ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। आप इसको अच्छे से समझते होंगे, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बात अभी तक के जो मैंने रिलेट करवाया था वो आपको बहुत अच्छा से यूज हुआ होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी P इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं W अपॉन T, यानी पावर का डिफिनेशन W अपॉन T। ठीक है, Q इज इक्वल टू W अपॉन T। अच्छा, इसी को पावर कहते हैं। पावर का ऐसा यूनिट जो होता है वो वाट होता है। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो बात करें वो है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक यानी किलोवाट, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए 1 किलो वाट किसको कहेंगे? तो आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड when an electrical appliances having power rating of 1 kilowatt is used in 1 hour, यानी 1 आवर में कितना किलोवाट जो है 1 किलोवाट जो यूज करते हैं उसी को हम लोग 1 किलोवाट कहते हैं। द कॉमर्शियल यूनिट जो है वो किलोवाट पर आवर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करंट का मैंने टोटल A to Z कंसेप्ट जो है वो मैंने फिनिश किया, और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको यदि समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में जरूर आप यहाँ इसको भेजिए, और आपको बेनिफिट है तो आप कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से मैं नेक्स्ट चैप्टर जितना भी मतलब 10 में है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो, सबका वन शॉट बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।